सभी स्टूडेंट्स का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत आज अपन चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 11 के बारे में अपन चर्चा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो विद्यार्थियों, आप इसको समझने का प्रयास करना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले तो कहते किससे हैं। सामान्य सी बात यह है कि आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है क्या, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब यही है कि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे अमेरिका से भारत के अंतर्गत कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं और भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका तक जाएं, तो जो ये गतिविधि हो रही है, ये व्यापार हो रहा है एक देश से दूसरे देश में, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इनके बीच में जो राष्ट्रों की सीमाएं होती है, उनके आर पार वस्तुओं को अपने को आदान प्रदान करना होता है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की सीमाओं के आर पार अपने को ये करना होता है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। अर्थात वस्तु एवं सेवाओं के, वस्तु को बेचना खरीदना, तो ये क्या है, एक व्यापार है। सेवाएं भी इसी तरह से, सेवा का मतलब भी यही है कि हम यहाँ से सामान को ले जाकर वहाँ पहुँचा रहे हैं, वहाँ से सामान को लाकर यहाँ पहुँचा रहे हैं, तो ये व्यापार है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार तरते क्रियाकलापों के अंतर्गत सम्मिलित है। आदिम समाज में व्यापार का स्वरूप विनिमय व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगी रोड में जान बिल मेला लगता है, जो संभवतः भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। तो इस प्रकार के उदाहरण अपने पाठ्यपुस्तक में दे रखे हैं। अब विद्यार्थियों, अपन आगे चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन समय में व्यापार स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। कहने का मतलब पुराने समय में जो बाजार था वो केवल कहाँ तक सीमित था, बाजार तक ही सीमित था। स्थानीय जैसे पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ही, राजस्थान का बाजार राजस्थान में ही, तो एक क्षेत्र में, क्योंकि रजवाड़े रियासतें इस प्रकार के हुआ करते थे प्राचीन समय में। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, जो रोम को चीन से जोड़ता था, 6000 किलोमीटर लंबा था। चीन में निर्मित रेशम का व्यापार भारत एवं मध्य एशिया होते हुए रोम तक होता था। इसे ही रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग भारत एवं मध्य एशिया को जोड़ने का जो काम करता है वह रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों तक या अपने अन्य विद्यार्थियों तक इसको भेजने का जरूर प्रयास करें, तो उनके भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छी परसेंटेज उनके बने। अब अपने टॉपिक की चर्चा करें। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया। इसमें यूरोपीय देशों ने अफ्रीकी मूल के निवासियों को बलपूर्वक पकड़कर बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए क्षेत्रों में भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या हैं। 5 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। दूसरा है जनसंख्या कारक। तीसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्था। और चौथा है विदेश निवेश की सीमा। और 5वां है परिवहन। तो ये हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार थे। अब विद्यार्थियों, अपने आगे आता है अगला बिंदु, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता देखिएगा, भौतिक संरचना, जो अपन ने 5 बिंदु पर पढ़े हैं, उन 5 बिंदुओं के बारे में हल्की सी में डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ। भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावचन, मृदा, जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के साधनों में असमानता पाई जाती है। भौगोलिक संरचना खनिज संसाधनों के आधार पर निर्धारित करती है
और धरातलीय विविधताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। खनिज संसाधनों का संपूर्ण विश्व में वितरण भिन्न भिन्न है। खनिज संसाधन की उपलब्धता औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करती है। तो ये हमारा था राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। दूसरा कारक है जनसंख्या कारक। जनसंख्या का आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ का व्यापार भी क्या होता है, प्रभावित होता है। अब तीसरा कारक है अपने पास में आर्थिक विकास की प्रावस्था। तो आर्थिक विकास की प्रावस्था के बारे में देखते हैं। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित माल का निर्यात करते हैं। चौथा बिंदु है विदेश निवेश की सीमा। विदेश निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिनके पास खनन प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, बागवानी, कृषि विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। और पांचवा है परिवहन। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार को प्रशीतन तथा परीक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तारक का अनुभव किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पांचों महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इनके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे देखिएगा, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण पक्ष पहला है परिमाण। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। तौल का तात्पर्य वस्तुओं के मूल्य से है, अर्थात उसका मूल्य कितना है, तो वह है परिमाण। दूसरा है व्यापार संयोजन। इसमें तात्पर्य वस्तु व सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन से है। तीसरा है व्यापार की दिशा। 19वीं सदी में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका 2 बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे। अब जापान, चीन व भारत भी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं। अब आगे अपन बात करें व्यापार संतुलन की, तो यातायात तथा निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि यातायात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार प्रतिकूल ऋणात्मक है। इसके विपरीत होने पर यह धनात्मक होगा। अब हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार आपसे आधे नंबर में क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार का है ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो है द्विपार्श्विक, 2 देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार। द्विपार्श्विक का मतलब 2 देशों के मध्य जो किया जाता है व्यापार, वो कहलाएगा। और दूसरा है बहुपार्श्विक, तो 2 से अधिक देशों के मध्य जो किया जाने वाला व्यापार है वह किसकी श्रेणी में आता है? बहुपार्श्विक की श्रेणी में आता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, बहुपार्श्विक 2 से अधिक देशों के आपस में किए जाने वाले व्यापारिक या व्यापारिक साझेदारी उनको सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान करता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, सर्वाधिक तरजीही देश, MFN का दर्जा व्यापार में दिया जाता है। इसके तहत यातायात निर्यात में आपस में विशेष छूट मिलती है। यह दर्जा प्राप्त देश कारोबार सबसे कम आयात शुल्क पर होता है। MFN का दर्जा मिल जाने पर दर्जा प्राप्त देश को इस बात का आश्वासन रहता है कि उसके कारोबार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अर्थात एक दूसरे देश का जो ये समिति है जिसके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आप व्यापार को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाओगे। अब आगे आते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ ध्यान रखना, यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या लाभ है, तो आप केवल सिंपल रूप में ये 9 बिंदु याद रख लीजिए, आपके नंबर मिल जाएंगे आपको। पहला है उत्पादन में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ये लाभ हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, अतिरिक्त का निर्गम हुआ, अर्थात व्यर्थ पड़े संसाधनों का भी उपयोग होने लग गया। चौथा बिंदु है संसाधनों की कुशल प्रयोग होने लगा। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण
के लाभ हुए, बाजार का विस्तार व बड़े पैमाने का उत्पादन हुआ, बड़े बड़े बाजार बन गए और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। सातवां है वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता बढ़ी, मूल्य में समता, वस्तु कम मूल्य वाले स्थान से अधिक मूल्य वाले स्थान के लिए भेजी जाती है। और नवा है सांस्कृतिक लाभ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के अपने व्यापारिक लाभ थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अपन हानियों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में क्या क्या हानियाँ होती है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन होना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हानि है। अर्थात विदोहन का मतलब यही है उनका शोषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन अर्थात उनका नुकसान पहुंचाना। दूसरा है देश का एकांगी विकास, अर्थात एक ही देश का एकांगी विकास, केवल उन्हें वस्तुओं का उत्पादन करना जो अन्य देश की तुलना में निम्न लागत पर तैयार हो सकती है। परिणाम स्वरूप देश के बहुत से साधन बेकार पड़े रहते हैं। तीसरी हानि है विदेशी निर्भरता, अर्थात अपन क्या करते हैं दूसरे देशों के ऊपर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। चौथा है विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव, अर्थात एक दूसरे देश में जब प्रतियोगिताएं हो जाती है माल बनाने की या उत्पादन करने की, होड़ मची रहती है, तब भी उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और राजनीतिक दास्ता, अर्थात राजनीतिक तो अपन जानते हैं कि राजनीति हर जगह व्यापार को प्रभावित करती है किसी भी देश की हो। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के बारे में प्रशुल्क एवं व्यापार समझौता GATT, देखो प्रशुल्क व्यापार समझौता GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यह विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को की गई। 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान WTO ने किया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से इसको जरूर ध्यान रखना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर या 2 नंबर का। विश्व व्यापार संगठन WTO, पूरा नाम भी पूछ सकता है, गेट का पूरा नाम पूछ सकता है, WTO का पूरा नाम पूछ सकता है ना। तो विश्व व्यापार संगठन विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था। WTO का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों के मध्य, सदस्य देश का मतलब है जो विश्व व्यापार संगठन के जो देश हैं उनके मध्य है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निर्बाध रूप से विकसित करना है। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क व अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों ने गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये ध्यान रखना गेट का पूरा नाम है GATT का, ठीक है, का गठन किया। डंकन उरुग्वे प्रस्ताव के आधार पर 1 जनवरी 1995 को गेट GATT को विश्व व्यापार संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा, ध्यान रखना गेटो का जो मुख्यालय कहाँ है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कुल 164 देश है। विश्व व्यापार संगठन मूलतः व्यापार को बढ़ावा देने व अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण को जोर देता है। तो ये अपने पास में महत्वपूर्ण बात थी इसकी। अब देखो यहाँ पे जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं उन व्यापारिक गतिविधियों का मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के आधार पे आप कुछ चीज़ें समझ सकते हो। तो देखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे देखना, यहाँ पे आसियान जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया, अर्थात प्रादेशिक समूह है आसियान, जिसका मुख्यालय कहाँ पे जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसके सदस्य राष्ट्र है ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इसके सदस्य राष्ट्र है। और इसकी उत्पत्ति 1967 में अगस्त में हुई थी। और ये किन किन वस्तुओं के प्रादेशिक व्यापार में समूह है? कृषि उत्पादन, रबड़, ताड़ का तेल, चावल, नारियल, कॉफ़ी, खनिज तांबा, कोयला, निकिल और टंगस्टन, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा सॉफ्टवेयर उत्पाद। इसके बाद में है सहयोग के अन्य क्षेत्र, और
किन क्षेत्रों में ये सहयोग कर सकता है, उसके भी अन्य क्षेत्र है। आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, सांस्कृतिक विकास, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व। तो ये आपको समझ में आया होगा पहला। तो अब दूसरे की बात करते हैं अपन। CIS आपको दिख ही रहा होगा, ये कंप्लीट आसानी से मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये लो अब दिख गया होगा, ठीक है। CIS ये है मिन्स्क बेलारूस, ठीक है, जिसमें देश है शामिल आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ये इसका जो कार्य है, व्यापार है, वो है अशोधित तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेल, एल्युमिनियम, ठीक है, रेसे सॉरी। अर्थव्यवस्था में और सहयोगी जो इसका कारोबार है वो है अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर समन्वय एवं सहयोग। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दे सकते हो, वहीं का ये फोटो है। इसके बाद में EU यूरोपीय संघ, और यूरोपीय संघ के अंतर्गत है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, अलग ये है एक्सबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। ECC मार्च 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और फरवरी 1992 तक ये चला था। कृषि उत्पादन में खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गाड़ियाँ, ऑप्टिकल उपकरण, गाड़ियाँ, कलाकृति, पुरावस्तु, और साथ में है एकल, जो इसके सहयोग में है एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार भी है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है लैटिन अमेरिकी इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। मोंटेविडियो, उरुग्वे, ये दो इसके महत्वपूर्ण स्थापक सदस्य हैं। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला, ये महत्वपूर्ण देश है। इसके साथ में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और कुछ इसका नहीं है डाटा। अगला है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, NAFTA, नेफ्टा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका संयुक्त देश है, सदस्य है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि उत्पादन, मोटर गाड़ियों, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, वस्त्र आदि में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद में है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, इसके अंतर्गत वियना इसका मुख्यालय है और देश है इसमें अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और अशोधित खनिज तेल का ये शोधन करने का काम करता है। खनिज तेल की नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके बाद में साप्टा, जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अर्थात ये साउथ एशियन जो देश है उनका एग्रीमेंट है साप्टा। इसमें जो देश है वो है बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। जनवरी 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब दोस्तों अपन आते हैं अपने वापस मूल टॉपिक पे। देखिए, विश्व के प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह। तो विश्व के प्रमुख प्रादेशिक जो समूह हैं व्यापार के, उनके बारे में, विश्व के वे देश जिनकी व्यापार संबंधी आवश्यकताएं एवं समस्या एक जैसी होती है तथा जो भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप है, व्यापार संबंधित बाधाओं को दूर करने व अर्थव्यवस्था को सुधार के लिए एक समूह का गठन कर लेते हैं, जिसे प्रादेशिक व्यापार समूह कहते हैं। आज विश्व के 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का सर्जन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो विश्व व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक है, एक इसके अलावा कुछ जो शॉर्ट फॉर्म जैसे WTO अपने पास में, एक तो वो आई थी WTO की आई थी, है ना, एक इसके अलावा ये LAI की
NAFTA, नेफ्टा, ओपेक, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, आसियान, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में गटेओ की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और हानिया और ये व्यापार के लाभ आपको याद होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है इसके। और इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल कंप्लीट होता है। आप बोर्ड एग्जाम के लिए इसको 2 बार सुनिएगा, आपको आसानी से इसके क्वेश्चंस कहीं पर भी नहीं जाने वाले, बाहर नहीं जाएगा। अनावश्यक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपके पाठ्य पुस्तक के से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों।